आप सबका कश्मीर लाइफ की ड्रीम बिग सीरीज में खैर मकदम है। आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो कश्मीर से बाहर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आबिद अहमद, जो कई साल से कश्मीर से बाहर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और अब ही ये पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं चाइना की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। और हाल ही में इनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो ये बहुत लंबी एकेडमिक जर्नी है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ। आबिद, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें बताइए आप कश्मीर में कहाँ से है और आपकी बिल्कुल इनिशियल वो स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई है कश्मीर में। ये मेरा प्लेजर है कि आपने मुझे अपनी बोलने का ये प्लेटफॉर्म दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने सवाल किया कि मेरी स्कूलिंग एंड माय इंट्रोडक्शन। आपने मेरा नाम पहले ही बताया है कि डॉक्टर आबिद अहमद। मेरी स्कूलिंग सभी सोपोर में हो गई है। मेरी स्कूलिंग अप टू 10th एमईटी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में, उसके बाद डिग्री कॉलेज सोपोर में मेरे बैचलर्स तक तालीम हो गई है। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में मैंने मास्टर्स में दाखिला लिया। तो उसके बाद जो कंप्लीट हो गया मेरा मास्टर्स इन फिजिक्स, तो फिर मैं गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर एमफिल। ओके। तो 2015 में मैंने एक प्रोजेक्ट लिखा, तो मैंने एक चाइनीज यूनिवर्सिटी को भेजा। तो वो अप्रूव हो गया, तो उन्होंने मुझे पीएचडी के लिए बुलाया। तो जो उस यूनिवर्सिटी का नाम है शिंख्वा यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं थोड़ा बोलूंगा स्पेल करके, TSINGHUA। तो ये यूनिवर्सिटी, अगर हम उस वक्त की बात करते हैं, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी और वर्ल्ड में 17th रैंक थी। तो राइट नाउ गालिबन मुझे अंदाजा है कि वो सेकंड नंबर पर है एशिया में। और 19 और 20 दो टाइप के रैंकिंग होते हैं, एक होता है क्यूएस रैंकिंग और हायर एजुकेशन रैंकिंग। जी जी। तो उनमें बहुत 19 और 20 रैंकिंग। तो 2015 में मैंने पीएचडी का दाखिला लिया वहां पर। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ज्वाइन मेरा जो मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स। मगर जब मैं यहाँ पर आ गया छिंकवा यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने एडमिशन ले लिया पीएचडी में स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस। तो वहां पर मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। तो मेरा जो रिसर्च था, तो थर्मल मटेरियल्स पर मेरा रिसर्च था। ये सब टॉपिक है। जब पहले मटेरियल साइंस, उसका सब टॉपिक है थर्मल मटेरियल्स। क्योंकि मैं उसका बताऊंगा थर्मल मटेरियल्स क्या होंगे, वो आगे मैं उसके बारे में हम थोड़ा तफसीलाती जानेंगे। तो उसके बाद 2020 तक ये सिलसिला जारी रहा। तो मेरी डिग्री 2020 में हो गई। तो इन बिटवीन पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक की वजह से मुझे घर जाना पड़ा। मैंने थीसिस सबमिट की थी फरवरी 2020 में। तो फिर ऑनलाइन डिफेंस हो गया मेरा। तो मेरा ये पीएचडी का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट फंडिंग के लिए अप्लाई की फॉर माई पोस्ट डॉक। हम्म। तो क्योंकि मैंने यूएस में भी अप्लाई किया, मिशिगन यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया, स्टैनफोर्ड में मैंने अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल ऑफर भी आ गई। तो बट पैंडेमिक की वजह से मैं मूव नहीं कर पाया। तो फिर मैं इन बिटवीन मैं जर्मनी गया था स्मॉल ब्रीफ टाइम के लिए। तो वहां पर मैंने एक्चुअली इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं थी डायरेक्ट चाइना के लिए उन दिनों। तो मैं जर्मनी गया बिटवीन। तो जर्मनी से फिर मैंने यहाँ पर चाइना में मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया। तो उस वक्त मुझे लगा कि बेहतरीन मैं अपने फील्ड में ही थोड़ा एक्सप्लोर अपने आप को करूँ। तो मुझे यहाँ पर वो अपना फील्ड उसी तरह की लैब मिल गई। तो मैंने यहाँ पर एज ए पोस्ट डॉक रिसर्चर यहाँ पर ज्वाइन किया इन 2022, जनवरी 2022। तो फिर मैंने अपना स्टार्ट किया, इसी रिसर्च स्टार्ट किया अपनी। That's all. ओके। तो आपने तो हमें बहुत ब्रीफली अपनी ये जर्नी बताई, बिल्कुल बिगिनिंग से अभी तक, बट आई एम श्योर कि ये इतनी छोटी जर्नी नहीं रही होगी और ना ही इतनी आसान रही होगी। ये बहुत लंबा सफर है और इसमें बहुत सारी हर्डल्स आपको आई होंगी। तो बिल्कुल हम शुरू से शुरू करेंगे कि आपने कहा कि आपने 12th तक आपने हायर सेकेंडरी में पढ़ा, उसके बाद आपने बैचलर्स किया। बैचलर्स आपने लाइक साइंस में किया होगा, लाइक वही फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके। तो जी। आपने जब बैचलर्स लिया तो उसके बाद ऑब्वियसली वो बहुत लोगों का होता है कि आपने अगर साइंस लिया है, डॉक्टर इंजीनियर। खैर अभी शायद उस वैसा केस नहीं है, बट जब आपने किया तब आई एम श्योर वो केस रहा होगा कि नहीं आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ। क्या आपके साथ ऐसा कुछ था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया। ये आप सही बात बता रही हैं, क्योंकि हम उस माशरे में रह रहे हैं
कश्मीर में, वहां पर हम कभी डॉक्टर्स और इंजीनियर के बियॉन्ड कुछ सोचते नहीं है। मैंने भी बहुत सारे एंट्रेंस ट्राई किए, बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं फिर मैंने डेफिनेटली यही था जहन में कि डॉक्टर ही बनूं, एमबीबीएस ही करूं। बट मुझे आज लगता है कि मैं उसके लिए नहीं बना था। जी तो क्योंकि मुझे लगता है आजकल, बट उस वक्त मेरी एज भी उतनी नहीं थी। और सेकंडली मैं एक चीज कहना यहाँ पर, एक बात बताऊंगा आपको कि गाइडलाइन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन में गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन करे, प्रॉपर टाइम पर, न कि इम्प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए। मे भी अगर उस वक्त मुझे कोई बंदा मिलता जो मुझे डिफरेंट वे से मतलब मुझे बताता कि इस तरह, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि जो हमारी सोसाइटी में है, अभी काउंसलिंग की बहुत कमी है। जी काउंसलिंग एंड गाइडलाइन बहुत कमी है। वहां पर बहुत लोग कहते हैं कि हम गुड काउंसलर से लाइक दैट, बट उनका भी, वो खुद एजुकेशनिस्ट नहीं होते हैं, वो खुद उसमें नहीं होते हैं, तो इंसान फिर सोच नहीं पाते हैं। मे बी इट मे बी डिफरेंट राइट नाउ। उस वक्त की बात है जब मैं तो 2005-2006 में इसमें था, 12th में था। तो उस वक्त मैंने भी ट्राई की सीटी। उस वक्त सीटी हुआ करता था, नीट नहीं हुआ करता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बट मैं कहूँगा, आई कैन से इट इज नॉट अनफॉर्चुनेट, मैं कहूँ फॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। जी तो फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स किया। बैचलर्स में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट माय बैचलर्स, देन आई स्टार्ट माय मास्टर्स इन हाँ फिजिक्स। बिल्कुल। जैसा आपने बैचलर्स फिर लाइक वो तो हो गया एक जनरल, उसके बाद मास्टर्स में आपने फिजिक्स लिया। फिजिक्स ही क्यों? क्योंकि बैचलर्स में आपके पास लाइक 3-4 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है, तो मास्टर्स आपने फिजिक्स में ही क्यों किया? या आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो 11th-12th में थोड़ा फिजिक्स मेरा उसकी जानिब थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा फिजिक्स पढ़ने का। तो फिर जब मैंने फिर सीटी का एग्जाम दिया, उस वक्त फिजिक्स दूर हो गई मेरे से। बट फिर बैचलर्स किया, बैचलर्स में अगेन मुझे फिजिक्स से थोड़ा बहुत ये मैं कहूँगा कि मतलब मोहब्बत हो गई फिजिक्स से, वो कैन से थोड़ा थोड़ा उस पर। तो फिर उसके बाद जब मैंने एंट्रेंस दिया, मैंने 2 सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस दिया, बट मेरा पहला प्रायोरिटी था फिजिक्स का। तो जियोलॉजी और फिजिक्स, तो फिर फिजिक्स में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में सीट मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसी में अपने आप को एक्सप्लोर किया। ओके, देखिए जैसा कि आपने अभी खुद कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी होती है गाइडेंस काउंसलिंग की। क्योंकि हमें ऐसे लाइक वो गाइडलाइन, ऐसे सोर्सेज नहीं होते जो हमें बताए कि क्या फील्ड्स है हमारे पास, हम आगे क्या पढ़ सकते हैं। तो जब मास्टर्स इन फिजिक्स, तो मुझे लगता है चलिए फिर भी ठीक है, बट उसके बाद आप अब्रॉड गए, लाइक सबसे पहले तो आप एएमयू गए, फिर वहां से बाहर गए। तो वो आपको वो कॉन्सेप्ट या वो गाइडलाइन आपको कहाँ से मिली कि मैं हाँ, ये भी अच्छी। बाहर पढ़ सकता हूँ? जी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि हम मुझे कैसे एक्सप्लोर मैंने बाहर का किया। पहले मैं यही बात बताऊंगा आपको कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी कश्मीर में। हमको टैलेंटेड होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जी जी बहुत सारा टैलेंट अच्छा होता है, बट हमारा एक्सपोजर की बहुत कमी है हमारे में, बहुत ही कमी। इस वक्त मैं चाइना से बोल रहा हूँ, मैं इस वक्त मेरे यहाँ पर 10 बजने वाले हैं। तो जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने टाइम क्यों बताया। इस वक्त भी लोग लैबों में, मैं इस वक्त खुद भी लैब में हूँ, लैबों में काम कर रहे हैं। तो ये क्यों मैं कह रहा हूँ, एक्सपोजर की बहुत ही कमी है। एक तो होता है सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस क्या है, वो डिफरेंट है। मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। एक्सपोजर बहुत ही कमी है हम में, पर्टिकुलरली कश्मीर में। तो जब मैं अलीगढ़ आ गया था, अलीगढ़ एक्चुअली मैंने एंट्रेंस वहाँ क्वालिफाई किया था। एक वहाँ पर एक एंट्रेंस लोग उनका अपना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता, जी वो क्वालिफाई हो गया। तो उसके बाद मैं जब एमफिल में मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, तो मुझे बहुत सारे लोगों से, डिफरेंट लोगों से मुलाकात हुई। फॉर पर्टिकुलरली वहाँ पर अफ्रीकन ज्यादा होते हैं, एशियंस लाइक यमनी, सुडानीज, दीज पीपल। तो मुझे उनसे इंटरेक्ट हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि इट इज बेस्ट फॉर यू टू, कि अगर आप कहीं और भी जा सकते हो, ये जरूरी नहीं है, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल, ये जरूरी नहीं है कि बंदा बहुत ही ये होना चाहिए इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस में मैं आपको यहाँ पर, मुझे बात क्यों आ गई बीच में, इंटेलिजेंस माने नहीं रखती है। 2 चीजें माने रखती है, एक स्ट्रेट पाथ और हार्ड वर्क। स्ट्रेट और हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस थोड़ा कमी इधर उधर होती है, बट इंटेलिजेंस जो हार्ड वर्क और स्ट्रेट पाथ, उन्होंने मुझे बताया कि आप शॉर्टकट्स मत ले लो, आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप थोड़ा इस तरह बनाओ। उन्होंने मुझे गाइड किया। और सेकंडली, जब मैं वहां पर अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में था, तो वहां पर भी कुछ प्रोफेसर मिल गए थे, उनका भी थोड़ा आउटसाइड एक्सपोजर था। उन्होंने कहा कि इस तरह कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक दोस्त था, डॉक्टर फिदा मोहम्मद, वो ऑलरेडी चाइना में उन दिनों था।
तो वो उसने 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 थोड़ा मुझे गाइड किया कि यू कैन कम हियर। उसने वो मेरा पॉजिटिव पॉइंट बना। आई एम थैंकफुल टू हिम। तो उसने मुझे कहा कि इस तरह हो सकता है। फिर उसने कहा एक प्रोजेक्ट, एक प्रपोजल बनाओ, तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रपोजल बनाया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वही यूनिवर्सिटी मिल गई, वो एशिया के ऊपर नंबर 1 थी। तो जी। प्रोफेसर से एक दो इंटरव्यू में हो गए थे, उन्होंने कहा यू कैन कम हियर। तो हम कर सकते हैं। तो फिर उस वक्त, उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी ज्वाइन किया चिंगफा यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कश्मीरी पेरेंट्स, आपने एक्सपोजर की बात की, तो ख़ैर अभी मुझे लगता है कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं, एक्सपोजर वाइज़ कश्मीर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो बट वो कहीं न कहीं वो बहुत पेरेंट्स में वो एप्रीहेंशन्स होते हैं कि क्या मेरा बच्चा सेफ रहेगा बाहर? आप तो बिल्कुल ही दूर जा रहे थे, आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे। तो क्या वो उस टाइम पे मतलब आपने कैसे, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये हर्डल्स आते हैं कि मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ, काबिलियत होती है, बट उनके पेरेंट्स कहीं न कहीं नहीं मानते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते हैं वो उनको। आपने इस हर्डल को कैसे ओवरकम किया? हाँ, ये सही बात है कि आपने ये बहुत अच्छा कुछ किया कि पेरेंट्स के ज़हन में होता है कि अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो क्या हो सकता है। हुँ। अ, ये उस वक़्त मेरे पेरेंट्स में भी आ गया, मेरे भी रिलेटिव्स में आ गया ये, पर्टिकुलरली चाइना। चाइना उन दिनों माना जाता था यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सॉरी टू से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू चाइना। वहाँ पर बहुत ही मुश्किलात हैं, ये चीज़ें हैं। बट मैंने उस वक़्त ये स्टेप ले लिया कि मुझे लगा कि मैं ये देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। एक्चुअली सबसे बड़ी ये था कि मेरा एक ऑलरेडी दोस्त वहाँ पर थे, जी। कुछ दोस्त थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे ये किया, कन्विंस किया, यू कैन कम हियर। बट जब मैंने चाइना आ गया, मैंने यहाँ पर टोटली डिफरेंट पाया माहौल, टोटली डिफरेंट। ऑल्दो यहाँ पर चाइना में एज़ कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड यूएसए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ लैंग्वेज। ये ट्रू है, लैंग्वेज यहाँ प्रॉब्लम है। थोड़ा फूड 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 कर सकते हैं यहाँ पर, वो कंपनसेट कर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मिल सकता है फूड, बट पर्टिकुलर लैंग्वेज यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। उसमें उसमें रहना बहुत ही मुश्किल है, फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत ही मुश्किल है वहाँ रहना। बट एक चीज है कि बट यहाँ का एटमॉस्फेयर, एजुकेशन का, लैब्स का, एनवायरनमेंट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, बाकी चीज वो आला किस्म का है। वो आला किस्म का है, बहुत ही आला किस्म का है एज कम्पेयर टू, मैं बहुत कंट्रीज को नहीं गया। हाँ, मैं मतलब फॉर सिंगापुर, जापान, इट्स सेम लाइक उन्हीं तरह है। तो ये चीजें मुझे इसमें, जब मुझे इसमें लगा कि यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को ये कहा कि नाउ आई नीड टू एक्सप्लोर हियर। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया कि नो, यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है कि मुझे जो लैब मिल गई, बाकी चीज मिल गई है। और सेकंड सबसे बड़ी बात है, मैंने स्कॉलरशिप विन की। स्कॉलरशिप सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स का ये होता है कि स्कॉलरशिप, यहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी यूनिवर्सिटी, चाइनीज गवर्नमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, वो चाइना गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप, उसे सीएससी कहते हैं। तो वो मुझे मिली। उसकी उसके बिना पर मुझे लगा कि नहीं, पैसे भी मिल रहे हैं, तो और लैब भी अच्छी है, और सेकंडली मैं फ्री हूँ काम करने का। तो मुझे लगा कि नो, आई नीड टू बी हियर। तो बट पहले पहले ये भी मुझे लगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो आउटसाइड, पर्टिकुलरली आउटसाइड फ्रॉम कश्मीर। कि जो आपने स्कॉलरशिप का ज़िक्र किया, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जी जी इसका जी। क्या प्रोसीजर रहा? या अभी अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है? और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको वो स्कॉलरशिप मिलेगी? लाइक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इसका? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ईजी है स्कॉलरशिप लेना। बहुत बहुत ईजी है। फॉर इज चाइना, चाइना में इतनी अपॉर्चुनिटीज है स्कॉलरशिप लेने की। सिंपल सिंपल, यो अब आप मास्टर्स हो या इनको बैचलर्स हो, हुँ। तो वो आपको स्कॉलरशिप दे सकते। बट ये सही बात आपने किया, कैसे करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर भी बता सकता हूँ, इट इज इजी टू, आजकल इंटरनेट का जमाना है, ये तो इजी है। हुँ। जस्ट फाइंड द स्कॉलरशिप इन चाइना, लाखों स्कॉलरशिप आएंगे। मैं नहीं कहूंगा इतने स्कॉलरशिप है चाइना में, इतना है। और वो बुलाते हैं, चाहते हैं कि बुलाना यहाँ पर, पर्टिकुलरली फॉरेनर्स, तो चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी इकोनॉमी आजकल बूस्ट है बहुत ही, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसे लगाते हैं। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर आना। बाकी अगर किसी बंदे को ये और मालूमात करनी है, एक तो इंटरनेट की बात, डायरेक्ट वो मुझसे मेल भी कर सकता है, आई कैन हेल्प देम कि ये कैसे हो। यहाँ पर एक ही स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ सीएससी स्कॉलरशिप मैंने अवेल की थी, सीएससी स्कॉलरशिप जब मुझे मिली, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। बट यहाँ पर एक ही नहीं है, बहुत सारी किस्म की स्कॉलरशिप। बट जस्ट है अप्लाई करना। बट एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप इजिली कैसे मिल सकती है। जो मुझे लगता है कि बीइंग एज अ एक्सपर्टीज नाउ इन माय सब्जेक्ट, मतलब जो कम से कम मेरी फील्ड में इसमें हो गया 10 साल,
10 साल हो गए फील्ड में रिसर्च करते करते। तो सबसे ये है कि कोलेब्रेशन की कमी है। जो हमारे असतिज़ा साहिबान है या प्रोफेसर है यूनिवर्सिटीज में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन कश्मीर, इवन JNK, कोलेब्रेशन इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोफेसर थोड़ा मेहनत करे, वो डिफरेंट प्रोफेसर को बाय मेल उनको हमको पता है कि हमारी फैसिलिटी वहां नहीं है अभी कश्मीर। रिकमेंडेशन लेटर, मतलब डू यू मीन रिकमेंडेशन लेटर अगर यूनिवर्सिटीज भेजेंगी? नहीं, रिकमेंडेशन की नहीं है, रिकमेंडेशन कोलैबोरेशन की बात है। प्रोफेसर को मेल लिखना पड़ेगा, मैं अपने मेरा स्टूडेंट ये है, हम इस पर काम करना चाहते हैं, तो डिफरेंट प्रोफेसर उसको कहेगा हाँ ठीक है, जो यहाँ का प्रोफेसर है, डिफरेंट नॉट इन चाइना, डिफरेंट वर्ल्ड में, हाँ अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। उसमें क्या होता है, दैट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम जो मास्टर्स के दरमियान इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं, अपने स्टूडेंट को दूसरी जगह भेजना। वो क्या है, उस वक्त वही यूनिवर्सिटी उनको पैसे भी देती है, यूनिवर्सिटी उनको उनको खाना ये स्टाइपेंड देती है और उनको डॉर्मेटरी भी देती है, मतलब रूम देती है, अकोमोडेशन देती है यूनिवर्सिटी। तो 4 महीने 5 महीने जब वो कोई स्टूडेंट उस वक्त उसको एक्सपोजर मिलेगा, मास्टर्स में ही है, उसको पता है कि मेरी फॉर एग्जांपल कश्मीर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अनदर यूनिवर्सिटी मेरी रजिस्ट्रेशन है, बट मैं दूसरी यूनिवर्सिटी एज ए इंटर्न स्टूडेंट जाऊंगा, तो उसको उस वक्त एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। तो उस वक्त वो देखेगा माहौल व्हाट इज, क्योंकि उस वक्त उसको खुद पैसे नहीं चाहिए, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे। उसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रोफेसर साहिबान को कोलैबोरेशन में काम करना, दूसरी बात है यूनिवर्सिटीज को अपनी यूनिवर्सिटीज को दूसरी यूनिवर्सिटी में एफिलिएट करना है, एफिलिएशन करानी है, उनको बताना है कि हम भी आप ये काम करना चाहते हैं। ये यहाँ पर पर्टिकुलरली चाइना, जापान, सिंगापुर, दे चाहते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हमारे से काम करें, छोटी यूनिवर्सिटी बड़ी बन जाए। ये अपने यूनिवर्सिटी इसी तरह डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इनको सबसे बड़ी इनको रैंकिंग में भी इनको रैंकिंग बढ़ जाती है जब इनको आउटसाइडर्स आते हैं, आउटसाइडर्स यूनिवर्सिटी आते हैं, मतलब इंटरनेशनल फैकल्टीज आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, दैट इफेक्ट वो उन पर डायरेक्टली उनकी रैंकिंग पर इफेक्ट करता है। तो मेरे सिंपल कहने का मतलब है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अपने जो हमारे प्रोफेसर्स है, वो अपने स्टूडेंट्स को पहले गाइडलाइन करें, हम क्या करना चाहते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। टेंथ स्पीकिंग में आपको, मैं अलीगढ़ में भी था, मुझे उन दिनों पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, एमफिल तक मुझे पता नहीं था व्हाट आई एम डूइंग। जब यहाँ पर आ गया, फिर जब मैं यहाँ पर मैंने PhD का एडमिशन ले लिया, मुझे लगा मैं PhD में हूँ, जहाँ यहाँ का बैचलर से मैं उसके लेवल का नहीं था। लेवल किसका नहीं था, मैं लेवल था, मतलब मेरी जहनी सोचने की लेवल थी, सब कुछ नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल स्किल्स, मेरे पास वो स्किल्स नहीं थे। ये स्किल्स डेवलप करते हैं जो मास्टर, जो बैचलर्स, जो मशीन, जब मैं यहाँ पर आ गया, मुझे बड़े बड़े मशीन को हैंडल करना था, मुझे नहीं पता था ये क्या है। तो फॉर दैट मेरे, फॉर एग्जाम्पल जो मुझे 5 साल लगे PhD में, मुझे पहले 2 साल लगे मशीनों को सीखने में। जो यहाँ पर बैचलर्स में ये सीखते हैं, बैचलर्स में ये फॉर एग्जांपल डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखते हैं, जो जिनका कोई हमको कंसेप्ट नहीं था, हमको जस्ट हमारा एकेडमिक वहां पर डिफरेंट है, हमारे एकेडमिक जस्ट है पढ़ाना, जस्ट रट्टा लगाना, वो वहां से यहाँ डिफरेंट है, यहाँ का डिफरेंट है। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्ट रिसर्च में जाते हैं, बैचलर से बंदे को पता होता है कि मुझे रिसर्च में जाना, मुझे किस फील्ड में जाना, तो वो उसी तरह स्किल्स को डेवलप करता है। जब वो PhD में पूछता है, देन आफ्टर ही नीड, वो अपनी तरीके से थिंक करता है। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ आ गया, मुझे लगा मेरा सुपरवाइजर मेरा गाइड करेगा, जबकि सुपरवाइजर ने पहले ही मुझे कहा नो, मैं आपको गाइड बिल्कुल नहीं करूंगा, आप PhD में हो, PhD इज द टॉप डिग्री, आपको खुद ही सोचना है। मुझे लगा मैं ये क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला एक्चुअली यहाँ पर जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको इसी तरह ट्रेन किया जाता है जो हमें लायक होंगे। तो उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट फील्ड्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो कोलैबोरेशन में काम करें। डरिए, उनको डरना नहीं है, उनको जस्ट मेल लिखना है, आई हैव द स्टूडेंट, मुझे इस तरह काम करना है, कोलैबोरेशन में काम। हाँ, बहुत सारे मेल्स हमको रिप्लाई भी नहीं आया, नेगेटिव आ जाएगा, ये सही है, बट उनको मेहनत करनी है। बाकी यहाँ पर आजकल बहुत सारे कश्मीरी भी आए हैं, बहुत सारे कश्मीरी पोस्ट डॉक करते हैं, PhD करते हैं, तो उनसे भी रब्ता कीजिए, नॉट ओनली इन चाइना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अब एक सबसे बड़ी बात, फॉर एग्जांपल यूरोप एंड US में, वहां पर हमको इंग्लिश टेस्ट का क्वालिफाई करना पड़ता है, इंग्लिश IELTS उसको कहते हैं, TOEFL कहते हैं या GRE कहते हैं। लोग वहां पर डरते हैं, ये चाइनीज, इनका इंग्लिश सबसे, मैं कहता हूँ सबसे वरिष्ठ होता है, बट ये IELTS क्वालिफाई करते हैं,
ये आइल्स क्वालिफाई करते हैं, हम वहां पर डरते हैं। हम कहते हैं कि आइल्स क्वालिफाई वो बड़ी बात है, नहीं, सबसे इजी बात है। हमारा इंग्लिश फिर भी अप टू स्टैंडर्ड होता है, अच्छा होता है। हम या फॉर एक पर्टिकुलर कश्मीर, क्योंकि हमारे एजुकेशन जो मैंने देखे बाकी दोस्तों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, उनका हमारा स्टैंडर्ड एजुकेशन बहुत अच्छा है, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा स्टैंडर्ड। पर हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट्स एक्सपोजर, जी। दैट्स एक्सपोजर की बड़ी है। देखिए, जी आपने बात कही लैंग्वेज की, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज, वहाँ पे एकेडमिक सारा उनकी लैंग्वेज में, बिकॉज़ उनका नहीं होता हमारी तरह के इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपका जो एकेडमिक रहा होगा, आई गेस चाइनीज़ लैंग्वेज में रहा होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में रहता है। मुझे मुझे चाइनीज नहीं आती है अभी भी, मुझे 7 साल 6 साल मुझे रीज़न चाइनीज नहीं क्या है कि आती। आपका इंग्लिश में वहाँ पे फिर पूरा ये एकेडमिक। एग्जैक्टली, मेरा एकेडमिक इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश में है, सब कुछ ओके। आपको इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश सो में एक बस। मिसकंसेप्शन है आई गेस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें पहले चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी वहाँ पढ़ने के हाँ लिए। हाँ, उसके लिए मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि उसको कहते हैं HSK, जिस तरह आइल्स होता है उसको HSK कहते हैं। HSK एक मतलब टेस्ट होता है हुँ, वो चाइनीज का। ये क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स को पहले बुलाते हैं, 1 साल उनको सिखाते हैं फॉर व्हाट। ये नहीं कि उनको इंग्लिश में पढ़ना है, इसलिए किया उन्होंने, उनको कम्युनिकेशन करनी है अपने लैबमेट्स से, उनको मार्केट जाना है, उनको डिफरेंट चीजें करनी है। उन्होंने बेस्ट कहा कि उसके लिए आपको 1 साल हम यहीं पर चाइनीज पढ़ाएंगे, वो वहां पर जरूरत नहीं है। हाँ, बेस्ट है अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वहीं से पढ़ोगे, आजकल इंडिया में भी चाइनीज पढ़ाया जाता है, तो वो बेस्ट रहता है उनके लिए कि पहले ही सीखना है, पहले ही सीखना है। तो यहाँ पर जब आता है कोई बंदा, मतलब जब कोई स्टूडेंट आता है, उसको 1 साल सेमेस्टर, मैंने भी एच एस के नहीं, चाइनीज पास किया है। उस पहले 2015 में मुझे जब एडमिशन हो गया था, तो मैंने पहले साल चाइनीज पास किया है। वो सिंपल होता है, बहुत इजी। एनवायरमेंट यहाँ बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, मतलब एजुकेशन सिस्टम बहुत ही इजी है, मुझे लगता है कि बाकी कंट्री से भी बहुत इजी है। आपने भी बात की अपने रिसर्च पेपर के बारे में, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल में आया है। मैं चाहती हूँ कि आप जी उसके बारे में कुछ बताएँ और थोड़ा-सा अपने रिसर्च पेपर के बारे में भी, और जो गाइडेंस की कमी है, वो थोड़ी-सी गाइडेंस दें हमारे स्टूडेंट्स को। हाँ, हम पहले आते हैं रिसर्च पर। हुँ, जब मैंने PhD में ज्वाइन किया थर्मल मटेरियल्स पर, थर्मल के पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा बहुत क्या है। आपको आजकल पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ये दिन पर दिन डिक्लाइन होता है इनका। जो मेरा काम है, मैं पहले आपको काम समझाऊंगा थोड़ा बहुत मेरा काम क्या है। तो हाँ, फॉसिल फ्यूल्स दिन ब दिन डिक्लाइन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज डिक्लाइन होते हैं। तो हम आजकल लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब वी आर गोइंग, मतलब जब आफ्टर 20-30 years these रिसोर्सेज हम अवेलेबल नहीं होंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। तो उन्होंने कहा, तो आजकल क्या लोग कहते हैं, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं, और वो भी एनर्जी जो हम बार बार यूज करें, जब जो हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल, जी। तो हाँ, तो तो यहाँ पर क्या, या आजकल लोग फॉर एग्जांपल चाइना में इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम की 80% to 90% ये उसी एनर्जी यूज करें बैटरीज पर। यहाँ पर जो सबसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेकर बहुत सारी चीजों तक आजकल ये बैटरीज का यूज करें, बैटरीज। हुँ, तो डिफरेंट, नॉट पेट्रोल एंड डीजल, हुँ, बहुत कम। इनका स्लोगन भी है, इनका स्लोगन भी है 2000 अप टू 2017 और 2027 और 2028, कंप्लीट कंप्लीट ऑन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक बैटरीज एंड अदर। हम भी उसी में एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सोलर सेल हैं, वो भी लाइट एनर्जी है। डिफरेंट हुँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, उनको उनको ग्रैब करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम उसी में एक एनर्जी, उसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये टर्म है थर्मो इलेक्ट्रिक मीन्स कि हम वेस्ट हीट को बैक करते हैं एनर्जी इनटू एनर्जी, वेस्ट हीट जो होती है एनवायरमेंट में। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज यूज करते हैं, ओनली 30 to 35% उनकी एफिशिएंसी, मतलब उस टोटल एनर्जी में हम उसकी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी हम यूज करते हैं, जस्ट उसमें 35% यूसेज है, उसकी यूसेज है। 65 to 70% वो वेस्ट होती है। वेस्ट किसमें होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो डिसिपेट होती है एनवायरमेंट में, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमारा जो कंसेप्ट है, हम इसी पर काम करते हैं, ऐसे मटेरियल बनाए जो इस एनर्जी को बैक बैक वेस्ट हीट को बैक इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, ओह! और वो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरमेंट पर ना हो,
मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, आजकल पता है ग्लोबल वार्मिंग है, जी। पोल्यूशन है। हम कहते हैं कि हम ऐसे ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाए, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरमेंट पर ना पड़े, उनको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ये ग्लोबल वार्मिंग ना हो, पोल्यूशन ना हो, उस मटेरियल पर काम करें। एक मटेरियल इसमें थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल, जस्ट चेंज इनटू हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उस पर मैंने काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई पब्लिश सम पेपर्स, मुझे पब्लिश पेपर जो पीएचडी में भी हो गए, तो कम से कम 10-12 पेपर हो गए पब्लिश, अप टू 7-8, फर्स्ट ऑथर 4-5 एंड टोटल 10-12। बट रिसेंटली जब मैं यहाँ आ गया था, पोस्ट डॉक ज्वाइन किया, तो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अंडर लीडरशिप ऑफ मी, मेरे जो पेपर में मेंशन है। तो हमने एक जो कमर्शियल इस वक्त मटेरियल है, थर्मल मटेरियल कमर्शियल है, वो एक मटेरियल है, उसको कहते हैं बिस्मथ टेलोराइड, Bi2Te3। वो कमर्शियल है, वो यूजेज होती है, उसकी यूसेज होती है इस वक्त। हमने उसी टाइप का एक मटेरियल ले लिया, जो हमने पहले उसको एनालाइज किया कि ये मटेरियल कैसा होगा। तो हमने एक इसी टाइप का मटेरियल ले लिया, इसी फैमिली से, उसको कहते हैं BISBT2SU, मेरे पेपर में मेंशन है। जी। तो हमने हमने वो इसी टाइप का मटेरियल को नए मटेरियल को बनाया, जिसकी एफिशिएंसी इस मटेरियल से जो Bi2 कमर्शियल उससे ज्यादा है, और सेकंड इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, और ये इजी फैब्रिकेशन टेक्निक है। बट बट अभी ये मटेरियल में भी इन फ्यूचर ये मटेरियल मार्केट में आएगा, एप्लीकेशन पार्ट आ गया होगा, बट हम इस वक्त स्टेबिलिटी टेस्ट करें। स्टेबिलिटी, जब हमने कोई मटेरियल बनाया है तो उसको एनवायरमेंट में स्टेबल होना चाहिए वो मटेरियल। तो फॉर एग्जांपल हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करे, बाकी चीज मतलब बाकी वो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाए, उस वक्त हम टेस्टिंग करें। बट हमने पहले उसकी एफिशिएंसी दिखाई, हमने दिखाया कि जो हमारा मटेरियल है, इसका हमने डिफरेंट मैकेनिज्म बताया, डिफरेंट मैकेनिज्म, एक डिफरेंट इंजीनियरिंग बताई, एक डिफरेंट साइंस बताया, साइंस तो वही है बट डिफरेंट वे से बताया। तो उसमें दिखाया कि हम मटेरियल उसको टेस्टिंग की अप 2 इयर्स तक, हमने उसके फैब्रिकेशन किए, उसके डिवाइसेस बनाए, क्योंकि मटेरियल बनाने के बाद हमको डिवाइस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, इसमें रैम होते हैं, बाकी होते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं, वो मटेरियल होता है, वो मटेरियल हम इसको डिवाइस बनाते हैं, डिवाइस को फिर यूज करते हैं डिफरेंट चीजों में। तो इसी तरह हमको डिवाइस बनाना है, तो हमने डिवाइस बनाया, उसकी एफिशिएंसी उससे ज्यादा आ गई। तो ये पब्लिकेशन एक बड़ी रेप्यूटेड जर्नल में आ गई। उसका इम्पैक्ट फैक्टर थोड़ा होता है, लोग कितने इसको साइट करेंगे, इस काम को कितने साइट करेंगे। जो ये जर्नल है, इसका 2021 का जो इम्पैक्ट फैक्टर है, लोगों ने इसको बहुत साइट किया है, ये 39 पॉइंट कुछ है, 39 इसको 39 का इम्पैक्ट फैक्टर है। आज मुझे पता नहीं है, आज 33 होगा, बट इसका इंक्रीज होता है दिन ब दिन। तो उस जर्नल में मैंने ये पब्लिश किया पेपर। इसलिए पब्लिश किया क्योंकि हम मटेरियल और डिवाइस पर काम करते हैं। तो ये इस जर्नल में, ये रेप्यूटेड जर्नल है, ये RSC का है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज इंग्लैंड से ये पब्लिश होता है जर्नल। तो उसमें ये पब्लिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैं ग्रुप लीडर था, और मैं फर्स्ट ऑथर हूँ अंडर द माय प्रोफेसर। तो वो उसका कॉरेस्पॉन्डेंट ऑथर है। फंडिंग मुझे यूनिवर्सिटी भी करती है, फंडिंग मुझे यहाँ की सिटी भी करती है, और फंडिंग मुझे प्रोविंस भी करते हैं। मुझे उनकी फंडिंग से मैंने ये काम कंप्लीट किया 2 साल। जी। आई एम श्योर कि आपकी जो ये जर्नी है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, कि जो बहुत सारे, मैंने आपको कहा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन हमेशा US, UK, कनाडा रहता है। आप जी। चाइना गए हैं, तो क्या आप स्टूडेंट्स को मे बी ऐसी 3 रीजंस बता सकते हैं कि व्हाई दे शुड कंसिडर स्टडिंग इन चाइना? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने पहले ही बताया कि चाइना इज नॉट ओनली ऑप्शन। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, मैं कहता हूँ मगर चाइना भी ऑप्शन है। पहले पहले लोगों को लगता था कि चाइना में ये है कि यहाँ पर एजुकेशन डिफरेंट टाइप की है, मगर यहाँ पर एजुकेशन अलग किस्म की है। ये मैं आपको बिल्कुल ये कहता हूँ कि अच्छी एजुकेशन है यहाँ पर, बहुत ही एक्सपोजर है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बट ये मैंने कहा हर्डल्स आएंगे। तो ओवरकम दिस हर्डल्स यू नीड टू बी, मतलब आपको रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अगर आपको कुछ करना है फॉर एग्जांपल। बट यहाँ पर एजुकेशन में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। यू कैन मतलब वो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इजीली एंटरटेन भी कर सकता है, हर कोई चीज कर सकता है। बट ये है कि US और UK अभी भी लोग जाना चाहते हैं, और रीजन ये है कि वहां पर लैंग्वेज बैरियर नहीं, ये एक चीज है। और दूसरे लोगों को लगता है कि
मतलब वहां पर ज्यादा आला किस्म की तालीम है, यहाँ नहीं है। मगर मैं आपको ये, मतलब मेरे साथ यहाँ पर जर्मनी के साथ मैंने काम किया, जर्मन लोगों के साथ, यूएस लोगों के साथ। वो आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए, इंटर्नशिप करने चाइना आते हैं उनके पास, क्योंकि आजकल चाइना में सबसे ज्यादा फंडिंग है। सबसे ज्यादा फंडिंग इस वक्त चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। ये हर साल इंक्रीज कराता है फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इतने प्रोग्राम्स है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वहां पर कहना चाहता हूँ, आप डरिए मत, आप अप्लाई करो। अगर आपको यूएस मिला तो दैट इज गुड, अगर आपको यूएस मिला, यूके मिला। तो मैं यहाँ पर उस वक्त इसलिए आ गया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 थी उस वक्त एशिया की, और ये थी। हाँ, ये मुझे भी उन वक्त जहन था कि यूएस यूके सभी कहते थे गो देयर, बट मुझे आज लगता है कि माय डिसीजन वाज राइट, माय डिसीजन वाज राइट टू कम हियर। ये बट एक चीज है उसमें मुझे ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। तो उसमें मुझे जो मेरा एजुकेशन का है, मे बी इट्स नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन, बट यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही गाइड किया है, और सेकंडली मुझे हेल्प किया है बहुत सारे। माई रिलेटिव्स, माई फादर, द पेरेंट्स ऑलवेज, माई ब्रदर्स, ऑल्सो माई फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज का उन्होंने बहुत ही हेल्प की मुझे। तो ये उन्होंने मुझे गाइड किया कि यू गो देयर। उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि ये आप जाओ वहां पर। तो मुझे लगा कि दैट वाज अ राइट डिसीजन फॉर मी। दैट्स ग्रेट। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी डिस्कस की जो कि मुझे पूरा पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, जो भी सोच रहे होंगे बाहर पढ़ने का या चाइना, और जो लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे, आई एम श्योर वो अब कंसिडर करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को और ये क्या, आप मेरा ईमेल भी कर सकते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी है tawheedabid@gmail.com, tawheedabid@gmail.com। दे कैन कांटेक्ट मी। मैं इंशाल्लाह हेल्प करूंगा। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, डिफरेंट जो यहाँ नॉट ओनली हियर इन चाइना, अब मेरे कंटेक्ट्स भी बढ़ गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।